बनना हमारा मुद्दा है, लेकिन जिन्ना की तस्वीर भी नहीं लगने देंगे हम लोग। कैराना में सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा था, मतों का चुनाव नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की घटिया नीति का भी चुनाव हो रहा था। ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों की हार है। नफरत का रथ एक चालू हुआ था, मुझे लगता है वो रथ हमने रोकने का काम किया। फिर इससे गोश्त निकले, जान ले लो। दलित पशु की खाल उतार कर बच्चों का पेट पाले, मार मार कर जान ले लो। लोगों से जीने का अधिकार छीन लिया। आप कृपया करके बाई इलेक्शन को बैरोमीटर मानते हैं, हम बड़े इलेक्शन बैरोमीटर मानते हैं। बेहतर देश और विकासशील देश बनाना है तो आज इनको सत्ता से दूर रखना जरूरी है। मैंने कहा था उस दिन भी कि जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और गठबंधन की जीत होगी। मैं आज भी कहता हूँ 19 में शिवसेना हमारे साथ चुनाव लड़ेगी। दोनों दल अपने एजेंडा पे चलते हैं तो कई बार मनमुटाव होता है, हमारा घर का मामला है, हम बात करेंगे उद्धव जी से कर भी रहे। ये साबित कर दिया है कि जनता ने जनादेश का अपमान का बदला उन्होंने लिया। सारे के सारे लोगों को एक साथ 2014 में हराकर हमारी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में सफल हुए थे और 2019 में भी सफल हुए। ये बहुत ही गंभीर और विषादी विषय है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जब मेन चुनाव आएगा तो मोदी जी का काम, भाजपा की नीयत, स्थायित्व और विकास की अपेक्षा जनता हमारे साथ आएगी। लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, आगे लंबी छलांग लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बिखरे दल एक हुए तो जश्न के काफिले बीजेपी दफ्तर से आगे निकलकर विपक्षी एकता के विजय जुलूस में शामिल हो गए। बीजेपी के हिस्से में हार की समीक्षा और चिंतन रह गया। पूरे देश में सवाल यह नहीं उठा कि क्या विपक्षी गठबंधन 2019 में अपनी सरकार बना पाएगा। सवाल यह उठने लगा कि क्या विपक्षी एकता के आगे अब की बार हार जाएगी मोदी सरकार। यह सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस रफ्तार से मोदी शाह की जोड़ी विपक्ष को निपटाते हुए राज्य दर राज्य बीजेपी का परचम लहराते आ रही थी, उपचुनावों की हार ने उसमें ब्रेक सा लगा दिया। और संकेत यह मिल रहा है कि विपक्ष को मिल गया मोदी को हराने का फॉर्मूला, यानी सब एक साथ तो मोदी को मात। मुद्दा भी मोदी, एजेंडा भी मोदी, दांव भी मोदी, चाल भी मोदी, सोच भी मोदी, खौफ भी मोदी, हार भी मोदी, जीत भी मोदी। ये तस्वीर है मौजूदा भारतीय राजनीति की, जो एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। केंद्र में एक ही किरदार है, नरेंद्र मोदी। मोदी को मात देना विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है। फिर इसके लिए दुश्मनों को गले लगाना पड़े तो लगाएंगे, अपने एजेंडे को कुछ समय के लिए बैक सीट पर डालेंगे, लेकिन अगर अपना खेल बिगाड़ने से मोदी का खेल बिगड़ता है तो बिगाड़ेंगे जरूर। जिसके पास 48 सांसद हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जो लोकसभा राज्यसभा में शून्य पर हैं, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर हैं। उद्देश्य सिर्फ एक है, 2019 में अब की बार न बने मोदी सरकार। और गठबंधन का ये फॉर्मूला सही दिशा में आगे बढ़ता दिख भी रहा है। कम से कम कैराना की कहानी यही कह रही है। ये संकेत बीजेपी के लिए इसीलिए भी अशुभ है क्योंकि जहां विपक्ष अपना अस्तित्व मिटाकर, अपना सियासी कद घटाकर एकजुट हो रहा है, उसकी अपनी पार्टी में बिखराव की दरारें दिखने लगी हैं। सहयोगियों की नाराजगी भी अब बयानों की शक्ल में सामने आने लगी है। उपचुनाव कैराना और नूरपुर में हुए, पार्टी की हार हुई। उस हार से हमें दुख हुआ और हम बहुत क्षुब्ध भी हुए, जिससे प्रेरित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी फेसबुक पे।
मेरा मकसद ये था कि जो हार हुई है वो पूरे प्रदेश के लिए एक आईना है। किसी को गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही गंभीर और विषाणी विषय है। गोरखपुर में अति आत्मविश्वास हार की वजह हो सकती थी। फूलपुर में सीट का पारंपरिक रूप से बीजेपी का न होने का बहाना चल सकता था, लेकिन कैराना में तो सब कुछ था। मंत्रियों का काफिला था, घर घर में संपर्क था, खुद योगी मैदान में थे, लेकिन फिर भी कैराना ने बीजेपी से किनारा कर दिया। ये हार आंकड़ों में भले ही एक और सीट की हार के रूप में दर्ज हो जाए, लेकिन बीजेपी के चुनावी गणित के लिए खतरे की घंटी जरूर है। सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी को रोकने के लिए विपक्ष के हाथ सही फॉर्मूला लग चुका है? जिस तरह बीजेपी उपचुनावों में लगातार हार रही है, क्या बीजेपी के पास इस विपक्षी एकता की कोई काट मौजूद नहीं? और क्या वाकई 2019 में विपक्ष मिलकर दे सकेगा मोदी को मात? सारे के सारे लोगों को एक साथ 2014 में हराकर हमारी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल हुए थे और 2019 में भी सफल हुए। दावा तो गुजरात में भी 150 से अधिक सीटों का था, लेकिन 100 के अंदर सिमट गए। दावा तो कर्नाटक में भी बहुमत से अधिक का था, लेकिन कहानी बहुमत के करीब आकर खत्म हो गई। दावा 2019 की जीत का भी है। ये ठीक है कि अमित शाह की चुनावी रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई प्रचार के दम पर बीजेपी ने 70% भारत के भूभाग को केसरिया रंग में रंग दिया, लेकिन जिस तरह 4 उपचुनावों में बीजेपी को 3 में हार मिली, उससे 2019 की राह मुश्किल ही दिखती। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है साफ तौर पे कि व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की है। कुछ लोग इनके साथ हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं, और मैं समझ सकता हूं उत्तर प्रदेश से लेके और बाकी प्रांतों में जिस तरह के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहे हैं, बौखलाहट और घबराहट अवश्य। विपक्षी खेमे में कई ऐसे धुर विरोधी हैं जिनका साथ आना अकल्पनीय लगता है, पर वो भी मोदी नाम की चुनौती से निपटने के लिए मन का हर भेद भुलाने को तैयार है। मेरा 100% मानना है कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का मर्दन, लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश ने ही लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में मोदी योगी के सिर पर विजय का ताज रखा था। आज यही एक के बाद एक 3 लोकसभा सीटें हारना और 1 विधानसभा सीट हारना बीजेपी के 2019 के विजय अभियान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उससे भी अधिक चिंता की बात बीजेपी के लिए कैराना की हार है, क्योंकि वहां जातीय समीकरण जिस तरह से बीजेपी के पक्ष से निकलकर विपक्ष के साथ खड़ा हुआ, उससे यूपी फतेह आसान नहीं दिखता। 2014 और 17 में कैराना ने बीजेपी के चुनाव अभियान की बुनियाद रखी थी। हिंदू पलायन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना तो मुजफ्फरनगर दंगों से नाराज जाटों का भी पूरा समर्थन मिला। नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटें बीजेपी को मिली। एसपी बीएसपी को तगड़ा झटका लगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता अजीत सिंह की तो सियासी जमीन ही खिसक गई। लेकिन कैराना में बीजेपी की किरकिरी हुई तो इसका सबसे बड़ा कारण जाट मुस्लिम एकता के समीकरण का दोबारा उभर कर सामने आना है। अगर 2019 तक स्थिति यही रही तो बीजेपी को कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 में से 10 सीटों पर कड़ा मुकाबला करना होगा। और अगर विपक्षी गठबंधन कैराना की तरह मोदी वर्सेस ऑल के रूप में खड़ा रहा तो यूपी समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी को तगड़ी चुनौती मिलना तय है। यूपी के नतीजे जरूर चिंताजनक है, जहां 2 बड़े क्षेत्रीय दल एसपी बीएसपी और अब जो पश्चिमी यूपी का एक लोकल आउटफिट है लोक दल, ये सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये जरूर एक भरपूर चुनौती है।
कैराना का जिक्र इसीलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर जिस तरह बीजेपी दलित हितों के साथ खड़ी रहने की कोशिश करती दिखी, उसका भी कोई फायदा होता नहीं दिखा। स्थिति यह है कि जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के करिश्मे और अमित शाह के बूथ कौशल के दम पर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी, लगातार उपचुनाव हारते हारते अपने दम पर बहुमत से सिर्फ एक सीट आगे रह गई है। विपक्ष की सीटें देश के हर हिस्से में पड़ी हैं। ये 2019 के लिए बदलाव का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि बात सिर्फ विपक्षी एकजुटता तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में एनडीए की 73 सीटें थी, ये घटकर 70 रह गई हैं, जबकि विपक्ष 7 से 10 सीटों पर आ चुका है, जिसमें एक सीट कैराना भी शामिल है। और अजीत सिंह की पार्टी की सियासी वापसी भी हो चुकी है। इसे सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने बहुत सोच समझकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी पर दांव चला, क्योंकि ये अच्छी तरह मालूम था कि राष्ट्रीय लोकदल की जीत का मतलब 10 सीटों पर सीधा असर होता है। सोनिया गांधी जी, राहुल जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी भूमिका इस चुनाव में हमने देखी, CPI ने हमें सपोर्ट किया, आम आदमी ने सपोर्ट किया। इसके अलावा अखिलेश यादव जानबूझकर कैराना में प्रचार से दूर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो कैराना गए तो बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों के जख्म हरे करेगी और चुनाव की दशा और दिशा बदल सकती। जिन्ना विवाद हुआ, लेकिन गन्ना की मांग के आगे वो दब कर रह गया और यहीं से बीजेपी की हार भी तय हो गई, क्योंकि एक तरफ जाट, दलित और मुस्लिम समीकरण था और एक तरफ बीजेपी की प्रत्याशी। नतीजा गठबंधन का जश्न और बीजेपी का चिंतन है। लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, आगे लंबी छलांग लगाएंगे। लेकिन जीतने के लिए हारना कितना जरूरी है, ये उनकी दलील से स्पष्ट नहीं होता। अब तक विपक्षी एकजुटता के हर सवाल को बीजेपी नेता सिरे से खारिज करते रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर उनका संशय सही है कि सीट बंटवारे से लेकर नेता के चयन तक गठबंधन के कई पेच होते हैं। पहली बात तो पूरा विपक्ष है, उनके लिए विकल्प के लिए स्वीकृति तो दे। आपको लगता है कि विपक्ष में उनको अल्पपर्याय के रूप में स्वीकारने के लिए पूरा विपक्ष तैयार है? जब उनमें तैयारी नहीं है तो हम प्रतिक्रिया क्यों दें? आप कोई सर्वसम्मति वाला नेता देख रहे हैं सामने अपने? जो नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल अगर हम कह रहे हैं तो उस ऑल का चेहरा किसी को देख रहे हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर अभी तो मुझे नहीं दिखता। लेकिन मौजूदा लड़ाई गठबंधन के किताबी फॉर्मूले से परे राजनीतिक वजूद की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें पार्टियां अहम से ऊपर अस्तित्व को रख रही हैं। मोदी शाह की मुश्किल सिर्फ विपक्षी एकता और सटीक रणनीति ही नहीं है, बल्कि केंद्र में लगातार छिटकते साथी और उनका गुस्सा भी है। कैराना की किरकिरी ने भीतर का मनमुटाव भी जाहिर कर दिया। विपक्षी एकता का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर तो कामयाब होता दिख रहा है, लेकिन क्या वो पूरे देश में कामयाब हो सकेगा? यह भी बस सवाल है, जवाब स्पष्ट नहीं है। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के लिए अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। चुनौती उनके सामने सिर्फ विपक्षी गठबंधन से टकराने भर की नहीं है, एनडीए के साथियों को जोड़े रखना भी है। चंद्रबाबू नायडू पहले ही एनडीए से निकलकर विपक्ष के मंच पर जाकर खड़े हो चुके थे। शिवसेना साथ होकर भी कभी साथ नहीं थी, लेकिन अब जेडीयू के रुख में जो बदलाव आया है वो मोदी शाह को परेशानी में डाल सकता है। जब नीतीश विपक्ष के महागठबंधन से निकलकर एनडीए में आए तो इसे मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और स्थिति मोहभंग जैसी दिखने लगी है। तब जबकि मोदी सरकार को साथियों की हर राज्य में जरूरत पड़ेगी, ये नाराजगी महंगी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में अपना दल को छोड़कर बीजेपी के साथ फिलहाल और कोई साथ नहीं दिखता। बिहार में जेडीयू के रूप में मजबूत साथी मिला है, लेकिन उसके साथ रिश्तों में भी कसमसाहट शुरू हो गई है। बीजेपी के पास गठबंधन को रोकने की कोई ठोस रणनीति दिखती नहीं। साथियों का बिखरना दूसरा संकट बनता जा रहा है। और तीसरा संकट है लगातार राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत होना। बिहार की जोकीहाट सीट आरजेडी ने नीतीश से छीनी तो तेजस्वी के लहजे का तंज जेडीयू को परेशान करने लगा। तो ये साफ एक संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और एनडीए के लिए कि आप लोग जिस प्रकार से जनादेश का अपमानित करने का काम किया, तो जनता ने ये साबित कर दिया है कि
नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से सोचते थे कि जोगीहाट की जनता बिकाऊ है, लेकिन ये साबित हो गया कि जोगीहाट की जनता टिकाऊ है। चिंता की बात एनडीए के लिए बिहार में ये भी है कि उनके साथी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल की नजदीकियां भी आरजेडी के साथ बढ़ रही हैं। जेडीयू के आने के बाद वो खुद को अलग थलग महसूस करने लगी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन राजनीतिक वेंटिलेटर पर है। मुश्किल ये नहीं कि उद्धव ठाकरे 2019 में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, मुश्किल ये है कि वो गठबंधन को एकजुट होकर मोदी को हराने की अपील करने लगे हैं। उद्धव साहब ने कहा है कि सारे विपक्षी पक्षों को एक साथ आने के लिए कहा है और राष्ट्र हित की बात की। जिस तरह से देश का राजनीतिक माहौल तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह से कानून को तोड़ मोड़ कर सत्ता और राजनीति हो रहे, तो उद्धव साहब की बात है वो 100% सही है। पालघर की सीट बीजेपी ने शिवसेना से छीनी तो उद्धव ने तलवार निकाली। पहले से तल्ख लहजा और तल्ख हो गया। अब बस समर्थन ही वापस नहीं लिया है, बाकी तो कोई कसर बची नहीं। 2014 साली जे सरकार आलं, 30 वर्षानंतर जवळपास एका पक्षाचं बहुमताचं सरकार आलं आणि बहुमत मिळाल्यानंतर साहजिकच आहे त्या पक्षाला मित्रपक्षांची गरज लागत नाही। बीजेपी के चाणक्य 1,300,000 से ज्यादा सीटें अपने दम पर जीतने का दावा करें, लेकिन सच्चाई ये है कि 2014 जैसा करिश्मा दोहरा पाना संभव होता दिख नहीं रहा। ऐसे में अगर बहुमत के पास आकर गाड़ी रुक गई तो सहयोगियों की भूमिका निर्णायक होगी, वरना स्थिति कर्नाटक जैसी होते देर नहीं लगेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीटें मिलकर 120 होती हैं और यह आंकड़ा जिसके साथ खड़ा होता है, दिल्ली का दरबार उसके लिए खुल जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को देश की राजनीति की धुरी माना जाता रहा है, लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में जीत का रिकॉर्ड बनाया था, क्या उसी यूपी में अब बीजेपी का किला ढह सकता है? 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती, लेकिन वहां हुए उपचुनावों में ये इस साल बीजेपी की तीसरी हार है। क्या यूपी में मिल रही हार 2019 में आम चुनावों में बीजेपी के लिए खतरे का अलार्म है? सबका साथ बीजेपी की हार। कम से कम लोकसभा और विधानसभा के लिए हुए ताजा उपचुनाव के नतीजे यही कहानी कहते हैं, जहां एनडीए 14 में से केवल 3 सीटें जीत पाई। इस स्कोर कार्ड के बीच एक मैसेज है जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के लिए बड़ी चुनौती है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर जाती है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी यूपी में बने नए चुनावी गणित से जीत नहीं पाए तो फिर 2019 जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कैराना मॉडल ऑफ राजनीति था, जिससे 2014 में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में बहुत फायदा पहुंचाया, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो फेड आउट हो रहा है या बैकफायर कर रहा है। बैकफायर वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने इस बात को गौर किया, भारतीय राजनीति के जो पिछले 70 साल गवाह हैं आज़ाद भारत के, उसमें एक बात बार बार तय हुई है, जब भी धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो उसका जवाब जातीय ध्रुवीकरण से आता है। कई जातियां एक हो जाती हैं और ऐसा 1991 के आसपास मंडल और कमंडल में भी हमने देखा था। आज वो पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और जब वो दूसरा समीकरण आता है, चूँकि वो अंक गणित उनका ज़्यादा होता है, संख्या बल उनका बहुत ज़्यादा है, तो वो जीत जाते हैं। गोरखपुर और फूलपुर से सबक न सीखना और विरोधियों के गठबंधन को हल्के में लेने की भूल कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की भाषा में इसे अति आत्मविश्वास कहें। लेकिन यूपी में इस तीसरी बार हार के बाद 2019 में कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राहों में फूल बिछे हुए नजर नहीं आ रहे। मोदी अमित शाह की जोड़ी ने सोचा नहीं होगा कि कमल में भी कांटे आ सकते हैं। पहले गोरखपुर और फूलपुर उपचुनावों में बीजेपी को हार के कांटे चुभे और अब कैराना में भी वही हुआ। महागठबंधन का फॉर्मूला चल निकला है। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, उसे वोट मिले थे 42.63%। एसपी को 5 सीटें मिली थी, वोट 22.35%। कांग्रेस को सीटें मिली थी 2, वोट 7.53%। जबकि बीएसपी को 2014 में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसको वोट मिले थे 19.77%। आरएलडी ने भी कोई सीट नहीं जीती, वोट मिला 0.86%।
जिस तरह से ये दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, अगर इनका 2014 का वोट प्रतिशत जोड़ा जाए तो वो है 50.51%, जो बीजेपी से अधिक है। तो क्या विपक्ष की एकजुटता सभी विपक्षी पार्टियों के वोट शेयर को भी 2019 के चुनाव में जोड़कर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? मैं ये कह सकता हूं, ये सामाजिक सद्भाव की जीत है। देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों की ये हार है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव एक्सपेरिमेंट थे। धुर विरोधी पार्टियां वर्तमान की चुनौती के सामने विचारधारा को ताक पर रखकर साथ आईं और बीजेपी की कोई रणनीति नहीं चली। अति विश्वास में रहने की बजाय हम लोग इन सब दोनों चुनाव एक सबक हैं और इसकी समीक्षा आवश्यक है, जिससे भविष्य में हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जानकार मानते हैं कि इस चुनाव परिणाम की कहानी 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी की करारी हार के बाद ही लिखी जाने लगी थी। समाजवादी पार्टी नई सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी, इसे बीजेपी के शीर्ष नेता समझ रहे थे, लेकिन लगातार जीत के सिलसिले ने शायद उनकी आंखों पर अति आत्मविश्वास की पट्टी बांध दी थी। नगर निकाय चुनाव के परिणामों में भी इस उपचुनाव के संभावित परिणामों की झलक दिखी थी, लेकिन बीजेपी ने इसका भी गलत विश्लेषण किया था। डिप्टी सीएम की अपनी गढ़ में हार हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ के वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी हार गया। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में एसपी-बीएसपी प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीते थे, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 2014 के चुनाव में भले ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की हो, लेकिन देश के उपचुनावों में बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। ये सच है कि इसके बीच बीजेपी राज्यों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पर धीरे धीरे विपक्षी एकता की आंच बीजेपी को महसूस होने लगी है। 2014 के चुनावों के बाद से कुल 27 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए हैं। इनमें बीजेपी की सीटें थी 13। बीजेपी इनमें से अपनी केवल 5 सीटें बचा पाई। 4 सीटें कांग्रेस ने छीन ली, 2 समाजवादी पार्टी ने, 1 एनसीपी ने और 1 आरएलडी ने। किसी रेटिंग के आधार पर कुछ देखा जाता है, चाहे आप मेरी रेटिंग हो। मैं नहीं मानता कि विश्लेषण के तौर पर कहा जाएगा कि तो आप तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हो। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जनता की रेटिंग ले लीजिए, चाहे राजस्थान के उपचुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, चाहे बिहार के उपचुनाव हो, सारे में आप नतीजे देख रहे हैं और आप आने वाले निकट भविष्य में भी आप नतीजे देखेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी के लिए चिंता ये भी है कि इस दौरान वो विरोधियों से उनकी एक भी सीट नहीं छीन पाई और उपचुनावों में उसका वोट प्रतिशत भी लगातार गिरता रहा। पालघर में 2014 में बीजेपी को 53.72% वोट मिले थे, पर इस बार उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत तो मिली, पर वोट मिले केवल 31.35%। नतीजे गवाह हैं कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर ही लेकर आए। पिछले 4 सालों में जिन जिन राज्यों में लोकसभा सीटों के उपचुनाव हुए हैं, 5 को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का असर उन सीटों को बचाने में असफल साबित हुआ। अब आने वाले दिनों में भाजपा के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये होगी कि संपूर्ण विपक्ष को एक होने से वो कैसे रोकें। दूसरी उनकी एक कठिनाई ये है कि शिवसेना जिस तरीके से आंखें दिखा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से एक अलग सुर ले रही है ये कहते हुए कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, उनकी दूसरी बड़ी बात यह है कि अपने कुनबे को बिखराव से कैसे रोकें। प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें इस दफा पहले से अधिक हैं। कारण ये कि विपक्ष मोदी हटाओ फॉर्मूले को टेस्ट करके परख चुका है। समूचा विपक्ष कभी शपथ समारोह में साथ जाता है तो कभी सोनिया के घर पर एकजुट होता है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये विपक्षी एकजुटता टिकाऊ नहीं होगी। वैसे बात टिकाऊ होने की ही है तो दरार बीजेपी खेमे में भी दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू 4 साल तक सरकार का हिस्सा बने रहे, लेकिन आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाकर 16 सांसदों के साथ एनडीए से अलग हो गए और सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव की धमकी तक दे दी। एनडीए के कुनबे में पहले ही एक दोस्त
दुश्मन का किरदार निभाता रहा है। टीडीपी तो आधिकारिक तौर पर अलग हुई, शिवसेना साथ रहकर भी रंजिश निभा रही है। हालांकि बीजेपी इस खतरे को भी खारिज करती है। हमारे मराठी में एक कहावत है, तुझं माझं जमेना तुझ्या वाचून करमेना, यानी तेरा मेरा जमता भी नहीं और तेरे सिवा मुझे करमता भी नहीं, ऐसी कहानी है। शिवसेना के साथ हमारा जम जाएगा। बाला साहब आज नहीं है, पर उद्धव जी के भी नेतृत्व में मुझे लगता है कि छोटी मोटी बातों को हम बैठकर सुलझा है। हिंदुत्व के लिए हमारी अलायंस बनी थी। आज भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। आज भी अनेक जगह आतंकवादी आगे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुत्व ये राष्ट्रवाद का विचार है और शिवसेना और हमने विचारों के आधार पर काम किया, अलायंस बनी थी उस समय। मुझे लगता है वो विचारों में तो मतभिन्नता है नहीं है, तो हमने बड़ा दिल करके दोनों पार्टियों ने मिलकर साथ चलना, इसमें देश का भी हित है और बीजेपी शिवसेना का भी हित है। शिवसेना ने अपनी ओर से ये स्पष्ट कर दिया है कि 2019 के चुनाव वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। इसीलिए ये केवल सत्तारूढ़ दल का अति आत्मविश्वास ही दिखता है कि शिवसेना कहीं नहीं जाने वाली। प्रधानमंत्री मोदी को जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है कि आखिर सहयोगी पार्टियां साथ क्यों छोड़ रही हैं। अगर ये सियासत का खेल है, तब भी उनके सामने नई रणनीति के लिए मंथन की जरूरत है। और अगर साथी सरकार में अनदेखी से आहत होकर साथ छोड़ रहे हैं, तब और अधिक चिंतन की आवश्यकता है। जब विरोधी एकजुट होते हैं तो मसला केवल चुनाव जीतने का नहीं रह जाता। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और अब मुकाबला मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है। सभी पार्टियां समझ चुकी हैं कि पहले अपने वजूद को बचाने की आवश्यकता है। विचार और जमीन बचाने के मौके बाद में देखे जाएंगे। पिछले 4 सालों में लोकप्रियता के जितने पैमाने थे, उनमें नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर शिखर पर बने रहे। लेकिन इन्हीं 4 सालों में राज्यों में जितने भी उपचुनाव हुए, उनमें बीजेपी ने अपनी सीटें खो दी। यहां तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के निकाय चुनावों तक में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। सर्वे से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं तो कहूंगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में 5 उपचुनाव हैं। और आपको मालूम है कि भाजपा कितनी जीती है? 5 में से हम लोग 5 जीते। लेकिन पिछले जो 2 हुए वो तो कांग्रेस ने रिटेन किए ना। कांग्रेस की थी, मैं बताना चाहता हूं। इस चुनाव के पहले, मतलब 2013 के चुनाव के पहले, पिछले 10 साल से वहां भाजपा का विधायक रहा है। 10 साल भाजपा के शासन के बाद कांग्रेस वो दोनों सीटें जीती हैं, कोलारस और मुंगावली। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश का शासन, पार्टी नहीं लेकिन पूरा शासन 5 महीने दोनों कोलारस और मुंगावली में बैठ गई। पिछले साल मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन में जिस तरह की हिंसा हुई, उसने शिवराज सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम किया। समय समय पर मंत्रियों और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। विद्यार्थियों के आंदोलनों ने भी मध्य प्रदेश को सुर्खियों में रखा। 2019 से पहले तो यहाँ 2018 की चुनौती है। उधर राजस्थान में तो परंपरा यह है कि हर 5 साल में जनता सरकारें बदल देती है। पिछले 4 सालों में सरकार के किए कामों से ज्यादा चर्चा जातिगत टकरावों और मंत्रियों के विवादित बयानों की रही है। बेरोजगारों के संघ ने सरकार के खिलाफ अलग मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी एकजुटता छोटे छोटे जातिगत समाजों के साथ अलग सरदर्द है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भाजपा को अपनी विश्वसनीयता को और धार देनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा लीडर आज की तारीख में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा आकर्षक वोटों को आकर्षित करने वाली शख्सियत दूसरी कोई नहीं है। लेकिन जब विपक्ष संयुक्त हो जाता है तो रसायन शास्त्र पीछे रह जाता है, वोटर का अंगणित प्रबल हो जाता है। और उस अंगणित और रसायन शास्त्र का तालमेल भाजपा को 2014 के बाद एक बार पुनः बैठाना है। 2019 में नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी जब आएंगे तो जनता उन्हें प्रदेश सरकार से नाराजगी के तराजू पर जरूर तौलेगी। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश सरकार के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। किसान मुट्ठियां भींच रहे हैं, युवा रोजगार के रास्ते पूछ रहे हैं। विपक्ष के छोटे बड़े दलों ने हाथ मिलाकर 2019 में प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों को घेरने की तैयारी कर ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 3-3 टर्म से शासन कर रही है। 14 के लोकसभा चुनावों में एमपी में 27, छत्तीसगढ़ में 10 और राजस्थान में सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।
विपक्ष जानता है कि विधानसभा चुनावों में अगर बीजेपी को पटखनी दे दी तो 19 की राह बहुत आसान हो जाएगी। राजनीति की राह पर अगले कदम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस दिशा में देश की राजनीति चल पड़ी है उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी की राह आसान बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही।